थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स का करेंगे, वो रहेगा सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि सैंपल और सेंसस मेथड क्या है डाटा को कलेक्ट करने का। सबसे पहले देर आर 2000 स्टूडेंट इन ए कॉलेज, कि एक कॉलेज है उसमें 2000 स्टूडेंट हैं। एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड। और जो इन्वेस्टिगेटर है वो चाहता है डाटा को कलेक्ट करना, उनके फैमिली बैकग्राउंड के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करना चाहता है। ही हैज़ टू पॉसिबल चॉइसेस, उनके पास दो पॉसिबल चॉइस है। फर्स्ट ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दी 2000 स्टूडेंट। पहले तो वो जितने भी टोटल स्टूडेंट है 2000 उन सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। एंड सेकंड ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड रिप्रेजेंट ऑल दी 2000 स्टूडेंट। या फिर वो कुछ सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 2000 में से कोई 20 स्टूडेंट एज ए सैंपल सेलेक्ट करके जो जो 20 स्टूडेंट है वो 2000 स्टूडेंट को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, या उनसे इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि माना कि एक कॉलेज है उसमें 2000 स्टूडेंट हैं, एक इन्वेस्टिगेटर को उन 2000 स्टूडेंट के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डाटा इकट्ठा करना है। उसके बाद दो चॉइसेस है, या तो वो क्या करे, हर जो भी 2000 स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट से उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डाटा इकट्ठा करे। एक तो ये है कि वो हर स्टूडेंट को बुलाए, उसके बारे में डाटा वो इकट्ठा करें। एक सेकंड मेथड उसके पास है सैम्पलिंग का, कि 2000 में से वो किसी भी 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर ले और उनसे उनके फैमिली बैकग्राउंड को वो जान ले, और जो उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा वही 2000 स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये दो मेथड है। इन स्टैटिस्टिक्स द फर्स्ट अप्रोच फॉर कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड सेंसस मेथड। जो इस स्टैट्स के अंदर जो पहली अप्रोच है डाटा कलेक्ट करने की उसको सेंसस मेथड कहते हैं, एंड जो सेकंड अप्रोच है डाटा कलेक्ट करने की उसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन ए कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ द सेंसिव एंड सैम्पल मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन। जो आज हम ये थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पर इनकी बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी दोनों की गई है, मतलब हर एक पहलू के बारे में दोनों मेथड्स का हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सेंसस और सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। Beginning with the concept of census and sample techniques of the chapter offer a detailed discuss of the merits and demerits of the two techniques. स्टार्टिंग में हम सेंसस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सैम्पल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सैम्पलिंग की जो वेरियस टेक्निक्स होती हैं उनकी भी एक कंपेरेटिव क्या देखेंगे, लुक्स देखेंगे, मतलब उनकी भी हम मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले चलते हैं फिर अब कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल। चैप्टर 2 ऑफ द बुक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। जो चैप्टर 2 है उसमें हमने पढ़ा था जो कंसेप्ट है यूनिवर्स का, पॉपुलेशन का। इट वुड बी यूजफुल टू recapitulate this concept for a comprehensive understanding of the concept of sense and sample। उन्होंने बोला है कि ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर जो 2 है बुक का उसमें हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशंस क्या होती है, और इसको हम इस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अब इस चैप्टर के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, जो कंसेप्ट है हमारे सेंसस और सैंपल जो कंसेप्ट है, ताकि हम उनकी बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव और अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ, मतलब उनके हर पहलू, हर एक सब्जेक्ट के बारे में एवरीथिंग हम जान पाए। तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, जो यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो वर्ड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो यूनिवर्सल या यूनिवर्स या पॉपुलेशंस को सिंपली उन्होंने बोला है एग्रीगेट ऑफ आइटम्स है, जिसकी स्टडी हम इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। सिंपली जो पॉपुलेशन होते हैं इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन कंट्री, लिविंग इन इंडिया, आप ऐसे भी कह सकते हो। कि वैसे तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है
कि जितनी भी लोग कंट्री के अंदर जीवित है उनको ही पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो अप्रोक्सीमेटली आज की अगर मैं बात करूं 130 करोड़ या इससे अबो ही है। बट इन स्टैटिस्टिक्स में जो टर्म पॉपुलेशन है उसका यूज़ डिफरेंट है। ठीक है जी। तो ये इसमें क्या कहा है कि उन्होंने बोला है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें यूनिवर्सल और जो यूनिवर्स है और जो पॉपुलेशन है उसमें सिंपली ये बोला गया है कि पॉपुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ आइटम्स। ठीक है, जिसकी स्टडी हम इन्वेस्टिगेशन में करने वाले हैं, उन सभी आइटम्स का एग्रीगेट पॉपुलेशन कहलाता है। और सिंपली पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कितने लोग कंट्री के अंदर जीवित है या रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टैट्स के अंदर पॉपुलेशन को डिफरेंटली हम यूज़ करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म ऑफ पॉपुलेशन मीन द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन का मतलब है एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स, उन सभी आइटम का एग्रीगेट जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं उन्हीं को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। सिंपल पॉपुलेशन का मतलब तो यही है कि कितने लोग हैं एक कंट्री के अंदर जो रह रहे हैं उनको पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं स्टैट्स में पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच वी वांट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसके बारे में इंफॉर्मेशन को, किन आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं, उन सभी आइटम के एग्रीगेट को, टोटल को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मान ला कि देर आर 2000 स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर कॉलेज, कि किसी कॉलेज में 2000 स्टूडेंट हैं। इफ़ ए इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ऑल दी 2000 स्टूडेंट देन 2000 वुड बी टेकन एज ए यूनिवर्सल एंड पॉपुलेशन। माना कि किसी कॉलेज में मान लो 2000 स्टूडेंट हैं, तो आपने उन 2000 स्टूडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है। वहाँ से जो ये 2000 स्टूडेंट्स आप ले रहे हो वो सब टोटल का ले रहे हो, तो इसको हम यूनिवर्स या उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ईच यूनिट ऑफ दीज 2000 इज कॉल्ड आइटम्स। और जो हर यूनिट होगी 2000 स्टूडेंट की उसको हम आइटम बोलेंगे। जो आइटम्स होती हैं मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो, 10 शुगर मिल के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो एक शुगर मिल को हम एक आइटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एग्रीगेट ऑफ आइटम को ही हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि इफ़ ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द universe, it is called a census inquiry. And for example, if you want to know quality of life of the 25,000 household in your town, and you decided to collect the relevant statistical data of all 2000 to 25,000 household, that your statistical inquiry is covered all the items of the universal and it cover the entire universe. You are relying on a certain method of your statistical inquiry. Alternate is that you are collect statistical data for every fifth and 10th household of your town, which you thinks should be represent all the 25 household of the town. Now you are not covered each and every item of the universe. Instead, you are covering only a sample of the universe. Characteristics of the sample are supposed to represent characteristics of the entire universe. ठीक है जी। तो ये पूरे स्टेंजे में क्या कहा है उन्होंने, वो कहते हैं कि माना कि आप एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करना चाहते हैं। मतलब माना कि एक आप आपका जो टाउन है वहाँ पर 25,000 जो घर हैं वहाँ पर लोग रहते हैं। आपने उन लोगों के बारे में क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। एक तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल मेथड यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आप हर घर में जाएंगे और उनके बारे में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए आप उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो आप 25,000 के 25,000 घरों में जाएंगे और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये तो आपका मेथड होता है यूनिवर्सल मेथड, पॉपुलेशंस मेथड। एंड और सेकंड होता है कि जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो हर 5वां घर, हर 10वां घर, फिर 15वां, फिर 20वां, फिर 25वां,
ऐसे आप क्या करते हो, कुछ सैंपल्स ले लेते हो, मतलब जैसे 25,000 घरों में से मान लो आप 1000 एक घर सेलेक्ट कर लेते हो डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और जो 1000 घर में 1000 घर के लोगों में जो क्वालिटी होगी, जो इन्फॉर्मेशन वो देंगे, हम उसको बेस मानेंगे, उसको रिप्रेजेंट मानेंगे कि वो सभी की सभी 25,000 हाउस होल्ड की है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल मेथड कहते हैं। इस प्रकार से दोनों कंसेप्ट मुझे लगता है हमें क्लियर है कि सेंसस मेथड में हम टोटल स्टडी करते हैं आइटम्स की, ईच एंड एवरी यूनिट्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ कुछ सैंपल्स लेते हैं, टोटल पॉपुलेशंस में से कुछ आइटम्स को एज ए सैंपल हम यूज़ करते हैं, और उन आइटम्स का जो रिजल्ट रहता है उसी को हम पूरी पॉपुलेशन को रिजल्ट मानकर कंसिडर करते हैं। जैसे हमें उसमें दिखाया भी गया है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मान लो 27 आइटम्स है, और उनमें से आपने कितने आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, 3 आइटम्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। तो जो ये आपने जो टोटल पॉपुलेशन है, मतलब अगर आप यूनिवर्स मेथड यूज़ करेंगे तो 27 आइटम से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, और फिर आप कोई भी कंक्लूजन्स, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी सर्वे पे आप पहुंचेंगे। अगर आप सैंपल मेथड यूज़ करेंगे तो 3 आइटम्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप 3 आइटम से आप तीनों आइटम का डीपली डाटा सेलेक्ट करेंगे, और इनका जो रिजल्ट रहेगा आप ये मान के चलेंगे वो 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आता है मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, एक सेंसस मेथड होता है, एक सिंपल मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसस मेथड क्या है, या मेथड ऑफ कंप्लीट इनुमरेशन। ठीक है जी। तो आप सेंसस मेथड का अभी हमने पढ़ा कि सेंसस मेथड का मतलब होता है, census method is that method in which data are collected covering every items of the universe or population relating to the problem under investigation। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं सेंसस मेथड वो मेथड होता है जहाँ पर हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कवर करते हैं एवरी आइटम्स को, जो यूनिवर्स और जो पॉपुलेशन, जो जिस भी पॉपुलेशन की हमने प्रॉब्लम को स्टडी करना है, उस पॉपुलेशन की ईच और एवरी आइटम्स को हम डाटा कलेक्शन में कंसीडर करते हैं, कवर करते हैं। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं सेंसस मेथड। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल्स, जैसे इन्होंने लिख रखा है कि मानो आपने इन्वेस्टिगेशन करना है कलर कंपोजिशन ऑफ ए मारुति कार इन इंडिया, कि मारुति जो कार है उन्होंने कौन कौन से कलर्स में कार मतलब उन्होंने निकाली हुई है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी मारुति कार सोल्ड इन इंडिया। तो आप हर जितनी भी मारुति कार इंडिया के अंदर सेल हुई है उन सब को आप कंसीडर करेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, और फिर आप कोई भी रिजल्ट्स दिखाएंगे। सेंसस मेथड होता है उसमें हम कंप्लीटली इन्यूमरेशन करते हैं ऑफ द यूनिवर्स पॉपुलेशन का, हम मतलब कंप्लीटली उसकी गणना करते हैं, आप कह सकते हो पूरी रूप से हम उसको इंक्लूड करते हैं, हर आइटम्स को कंप्लीटली स्टडी करते हैं, मतलब हर जो भी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स है उन सब आइटम्स को डीप में और एवरी आइटम को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करते हैं। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज द मोस्ट स्टेबल एग्जांपल ऑफ द सेंसस मेथड ऑफ ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो जो मोस्ट एग्जांपल्स हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री पॉपुलेशंस, हाउस टू हाउस इंक्वायरी टू कंडक्ट एंड even people living at the roadside are be contacted in India। तो मान लो हमने क्या करनी है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे देश की जनगणना जब हमें करनी है तो हम हर घर में जाके क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, बल्कि जो सड़क किनारे लोग रहते हैं उनको भी हम अपनी जनगणना में शामिल करते हैं। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं सेंसस मेथड वो मेथड होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके लिए जो डाटा को कलेक्ट हम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग रहती है, जिस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमारी प्रॉब्लम रहती है उस पॉपुलेशन की हर एक आइटम को हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करते हैं, उसको हम सेंसस मेथड बोलते हैं। अब ये बोला गया है कि सेंसस मेथड की सूटेबल कहाँ कहाँ पर है। अगर जो आपका पॉपुलेशन साइज है वो स्मॉल है तो सेंसस मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जो पॉपुलेशन है आपकी वो क्या है,
वाइडली डाइवर्सिस आइटम इन दी पॉपुलेशन। अगर देखो सैंपल है, अगर सैंपल जहाँ पर आइटम्स में डाइवर्सन है, मतलब डिफरेंट आइटम्स होती हैं, मतलब उनके जो मैं कहती हूँ जो उनकी जो क्वालिटी है हर आइटम को लेके, अगर हर जो पॉपुलेशन है, मान लो टोटल पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जो लिविंग हैबिट्स है, उनकी जो खाने की हैबिट्स है, मतलब रहने का जैसे उनका स्टेटस है वो अलग अलग होता है। तो उन्होंने बोला कि जो आपकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है और उस पॉपुलेशन के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर वो सिमिलर है तो आप सैंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप अगर पॉपुलेशन में जिस जिस भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है और उन लोगों में सिमिलैरिटी नहीं है, तो आप सेंसस मेथड वहाँ पर सुटेबल रहता है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। अगर डीपली स्टडी के बारे में बोला गया है, अगर आपको बोला गया है कि आपने बहुत ही गहन और डीप में स्टडी करनी है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की, तो आप सैंपल मेथड नहीं यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे, सेंसस मेथड यूज़ करेंगे। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर जो एक्यूरेट डाटा मांगा है आपसे, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है कि डाटा जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो एक्यूरेट होना चाहिए, तो आप सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग मेथड वहाँ पर आप यूज़ नहीं करते। अगर रिलायबिलिटी आपको हाई चाहिए डाटा में, तो भी आप सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंसस मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर आपके पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, स्मॉल है, अगर जो पॉपुलेशन है और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अगर आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनकी इन इंटेंसिव स्टडी, डीपली स्टडी के बारे में बोला गया है, उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर एक्यूरेसी आपको हाई चाहिए, रिलायबिलिटी भी आपको हाई चाहिए, तो वहाँ पर सेंसस मेथड आपका सुटेबल है। नेक्स्ट आता है फिर मेरिट्स क्या है। जब आप सेंसस मेथड यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी मेरिट्स आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सेंसस मेथड रिलायबल है एंड एक्यूरेट है। जब आप हर आइटम से हर एक जो भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी पर्सन है, उन सब पर्सन से जाके आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो बताएं वो डाटा रिलायबल होगा या नहीं होगा। तो आपने बोला है कि इसके अंदर आप ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, इसलिए ये बहुत रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम्स को आप स्टडी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है लेस बायस्ड। ये लेस बायस्ड क्यों है? Results based on the census method are less biased. It is because of the absence of investigators। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेंसस मेथड है वो लेस बायस्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर हैं, ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया उस आइटम की उन्होंने स्टडी कर ली और जिसका उनका मन नहीं किया उस आइटम को उन्होंने स्टडी के लिए इंक्लूड नहीं किया। सैम्पल मेथड में तो ये पॉसिबल है बायसनेस, कि कौन सी आइटम को सिलेक्ट कर लिया जो उनके लिए इजी है, उनके लिए कन्वीनियंट है, वो वाला सैम्पल यूनिट है उन्होंने एज ए सैम्पल यूज़ कर लिया। लेकिन सेंसस मेथड में ये बायसनेस इन्वेस्टिगेटर के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आइटम को वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये लेस बायस्ड है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब आपको बहुत ही इंटेंसिव इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब बहुत ही विस्तृत सूचना आपको चाहिए, तब ये मेथड क्या होता है, आपके लिए यूज़फुल होता है। तो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग थ्रू द सेंसस मेथड इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिव, बहुत विस्तृत में होती है, मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम ऑफ ए यूनिवर्सल आर एग्जामिन, क्योंकि हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, बहुत ही विस्तार में होती है, बहुत ही कम्प्लीटली होती है, क्योंकि हर एक आइटम्स को इसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं विस्तार में, जैसे पॉपुलेशन कंसर्न ऑफ इंडिया गिव एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मान लो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि लोगों की संख्या कितनी है जो रह रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं इंडिया के अंदर,
मान लो, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। लेकिन जब आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इसके साथ जो कंट्री से रिगार्डिंग जितने भी लोग हैं, इसमें लोगों में से उनकी एज के बारे में, उनके जेंडर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके स्टेटस के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम सेंसस मेथड से स्टडी हम करते हैं, मतलब डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो जो डाटा हमें चाहिए उसके अलावा भी बहुत सारा डाटा हमारा इकट्ठा हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर मिल जाता है। स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब अगर जो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर जो आइटम्स हैं हमारी, अगर जो मतलब हम कह सकते हैं कि हर पर्सन क्या है, हर घर के लोग क्या है दूसरे पर्सन से क्या है, अलग है। तो हर पर्सन क्या है दूसरे से अलग है। जहाँ पर डाइवर्सन है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन है, जहाँ पर जो डाटा है हमारा वो सिमिलर नहीं है, वहाँ पर ये स्टडी क्या है, यूज़फुल है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, तो हम कह सकते हैं इस मेथड के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है वो होता है। व्हेन द आइटम इन ए यूनिवर्स आर हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेचर एंड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम। अगर कॉम्प्लेक्स नेचर की इन्वेस्टिगेशन है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने इन्वेस्टिगेशन में ईच एंड एवरी आइटम्स की आपने स्टडी करनी है, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन होता है वहाँ पर सेंसस मेथड क्या होता है, यूज़फुल होता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रूप से स्टैटिस्टिकल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी स्टडी हम नहीं कर सकते, जैसे पॉवर्टी की है, करप्शन की है, डायरेक्टली इनकी स्टडी नहीं की जाती। तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन जब भी किया जाता है वो सेंसस मेथड से ही पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद इसकी कुछ डीमेरिट है। डीमेरिट कौन सी है? सबसे पहले कॉस्टली है। ये मेथड जो होता है, सेंसस मेथड होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको अपॉइंट करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाने वाला मेथड होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक पर्पज़ की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ ट्रेंड लोग ही ऐसे सेंसस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज मैन पावर। ये मेथड के लिए हमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो ट्रेनिंग, अगर हम नंबर ऑफ इनूमरेटर्स को क्या करते हैं, एसेंशियल्स बनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो अच्छे से इंफॉर्मेशन ईच और एवरी यूनिट से कलेक्ट कर सके, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर की इस मेथड में हमें रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है। थर्ड, नो स्टेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अगर जो यूनिवर्सल है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है। मान लो ये 20-25 आइटम का तो कोई चक्कर नहीं, मान लो जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है, तो वहाँ पर करोड़ों लोगों से जाके डाटा को कलेक्ट करना, करोड़ों लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करके डाटा को कलेक्ट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर ये, जहाँ पर लास्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब लार्ज इन्वेस्टिगेशन होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ जो पीपल्स है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो लार्ज है, वहाँ पर मतलब सेंसस मेथड को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये भी क्या है, इसकी डीमेरिट है कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन में ये यूज़फुल नहीं है, लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है और ये मेथड कॉस्टली पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फिर सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। उन्होंने कहा कि सैम्पल मेथड का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जहाँ पर डाटा को कलेक्ट किया जाता है सैम्पल के बेसिस पे। एक ग्रुप ऑफ आइटम जो है हम लेते हैं पॉपुलेशन से और उनको एग्जामिन करते हैं और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप ऑफ आइटम मतलब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सैम्पल मेथड इज वाइडली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। सिंपल मेथड क्या होता है, डे टू डे लाइफ में, आजकल हमारी लाइफ में डे टू डे इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। ए लेडी इन ए किचन, जैसे एक लेडी के द्वारा किचन में जब भी उनको ये पता लगाना होता है कि जो राइस है वो पक गए हैं, बॉइल्ड है या नहीं हुए, या पक गए या कच्चे हैं,
तो वो एक दो चावलों को ऐसे थोड़ा सा मसल के देख लेते हैं। तो वहाँ भी वो भी क्या करते हैं, डेली जो एक्टिविटी होती है उसमें सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। मतलब एक जो बाउल है उस जो चावलों को भरा हुआ है उसको वो देखते हैं कि ये क्या है, बॉइल्ड है या नहीं है। उनको वो एक दो चावलों को ऐसे थोड़ा सा मसल के देख लेते हैं कि ये पके हैं या नहीं पके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे एक डॉक्टर के द्वारा भी थोड़ा सा ब्लड के द्वारा वो पूरा मतलब ब्लड ग्रुप एक पर्सन का पता लगा सकते हैं, एक दो ड्रॉप से ब्लड के। तो वो ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये क्या है, सैंपल मेथड है, जहाँ पर हम टोटल आइटम की स्टडी ना करके उन टोटल आइटम में से दो तीन आइटम को हम लेते हैं और उनकी डीपली स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पे कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। स्टेबल कहाँ पर है, जो आपका सैम्पलिंग मेथड होता है वो स्टेबल कहाँ है? सबसे पहले जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ है वो बहुत लार्ज है, वहाँ पर सैम्पल मेथड को अच्छे से यूज़ किया जाता है। जहाँ पर जो वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, जहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो हाई डिग्री की नहीं रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पर इंटेंसिव एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पर डीपली स्टडी के बारे में भी हर यूनिट के लिए नहीं बोला गया है, और जहाँ पर जो यूनिट होती है ऑफ द यूनिवर्सल आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, और जो यूनिट है पॉपुलेशन की जिसको हम एज ए सैंपल यूज़ करते हैं वो भी क्या है, सिमिलर नेचर की है। तो हम सैंपल मेथड वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सैंपल मेथड के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले मेरिट क्या है, सैंपल मेथड इकोनॉमिकल है, क्योंकि जो इसमें क्या हम क्या करते हैं, हम इसमें सम यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम कम लगता है और ज़्यादा जो पर्सन है इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें हायर नहीं करने पड़ते, तो टाइम भी कम लगता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं। तो यहाँ पर टाइम कम लगता है, एफर्ट्स कम लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी फिर हमारी क्या आती है, कम आती है। टाइम सेव मेथड है कि लिमिटेड नंबर, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द आइटम आर इन्वेस्टिगेटेड, कुछ लिमिटेड नंबर जो आइटम्स होती है उन्हीं को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है जी। मतलब तो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस क्या है, टाइम सेव करती है, नॉट टाइम कंज्यूम। तो ये टाइम सेव करने वाली प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, हम जो सैंपल्स होते हैं उसमें हम एरर को भी जो हम कहते हैं कि एक तो हमें लार्ज डाटा की स्टडी करना हो, एक हमें लिमिटेड डाटा की स्टडी करनी हो। जब हम लिमिटेड डाटा की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो एरर होते हैं ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इसमें ईजिली हो जाता है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जब भी सैंपल मेथड हम यूज़ करते हैं तो सैंपल मेथड इज़ मोर फिजिबल इन द सिचुएशन ऑफ द लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब भी हमें लार्ज लेवल पे कोई भी मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमेशा सैंपल मेथड को यूज़ किया जाता है। वहाँ पर सेंसस मेथड क्या करता है, अनअफोर्डेबल कॉस्ट वहाँ पर उनकी आती है, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टिगेशन जब भी करना होगा वहाँ पर सेंसस मेथड सूटेबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी एडवांटेज ये है, एक कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, मोर फिजिबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो ये मेथड होता है हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कन्वीनियंस रहता है। ठीक है जी। मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर आर बी अपॉइंटेड, और इसमें जो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव भी कन्वीनियंट है, जो सैंपल्स सेलेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है कि वो पर्सन क्या होते हैं, वो भी स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और उनको भी हर एरिया के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज होती है। वो पर्सन क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वीनियंस रहता है। उसके बाद मोर साइंटिफिक है, जो फिशर हैं उन्होंने भी बोला है कि सैंपल मेथड इज ए मोर साइंटिफिक बिकॉज द सैंपल डाटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेट फ्रॉम वेरियस एंगल, क्योंकि सैंपल्स डाटा को भी हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो ये मोर साइंटिफिक भी है। तो इसकी मेरिट क्या है, ये इकोनॉमिक है, टाइम सेव करता है, एरर को इजीली आइडेंटिफाई करता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन में ये यूज़फुल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, और मोर साइंटिफिक भी है। इसके बाद कुछ डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट में सबसे पहले आता है पार्शल, कि ये पार्शल इन्वेस्टिगेशन इसमें हो पाता है। कई बार जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो बायस्ड हो जाते हैं किसी भी सैंपल यूनिट को सिलेक्ट करते हुए, और जब हम जो यूनिट अगर हम पार्सली सिलेक्ट करेंगे, अगर हम बायस्ड होकर यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी क्या रहेगा, फिर बायस्ड ही रहेगा।
रॉन्ग कंक्लूजन। अगर सैंपल गलत चूज हो जाता है तो वो रिजल्ट भी क्या आएगा, फिर उसका कंक्लूजन क्या आएगा, वो भी रॉन्ग आएगा। डिफ़िकल्ट इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये इजी नहीं रहता कि सैंपल क्या करें, एंटायर पॉपुलेशन, जो मतलब टोटल पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल चूज करते हैं और वो सैंपल टोटल पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करे, ये इतना इजी नहीं है। इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना, टोटल पॉपुलेशन में से ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना जो सबकी करेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर इंक्लूड करता हो, तो ये एक डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग एक सैंपल, ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि जब हम एक सैंपल को फ्रेम करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से 100 का लें, 200 का लें, 300 का लें, 500 का लें, 1000 का लें, कितना सैंपल हम फ्रेम करें, इसको डिसाइड करना भी, फ्रेमिंग करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जब भी हम टेक्निकल, जब भी ये सैंपल मेथड हम यूज़ करते हैं या ये टेक्निकल प्रोसेस होती है, और आपको क्या होना चाहिए, कोई भी सैंपल जो हो, वन मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द चूजिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो हमें एक टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए जब भी हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्स में से, टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम कोई भी सैंपल चूज़ करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई पर्सन जिसको टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग बहुत अच्छे से आती है तो वो क्या कर सकता है, सैंपल कर सकता है, लेकिन ईजी नहीं है। जो जो टेक्निक्स हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि हर पर्सन सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या हो, नॉलेज रखता हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग की डिमेरिट्स ये है कि कई बार जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो पार्सल हो जाते हैं, बाइस्ड हो जाते हैं, और कुछ आइटम को वो जानबूझकर उसमें इंक्लूड नहीं करते, उनके जो फेवर में है, उनकी जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, जहाँ पर उनके एफर्ट्स कम लगते हैं वो उन्हीं को एज ए सैम्पल यूनिट चूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर पार्सल होने के चांसेस है। अगर वो ऐसे कन्वीनियंस को देखते हुए सैंपल चूज़ करेंगे तो रिजल्ट का रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी रहती है। कई बार जो सैंपल चूज़ करते हैं उसको सारे सैंपल्स को रिप्रेजेंट करे, ऐसे सैंपल को चूज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सैंपल्स को फ्रेम करना कि कितना सैंपल चूज़ करें, ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट हमें सैंपलिंग मेथड के लिए रहती है। एसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल, जब भी हम एक सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ एक सैंपल के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव, आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब आप क्या, जो सैंपल आप, ये सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, एक सैंपल में वो सब की सब करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो एक पॉपुलेशन या यूनिवर्स की है। इफ़ it is possible only when each unit of the universe stand equal chance to be selected in the sample, तो आप कह सकते हो कि अगर एक सैंपल के अंदर हर एक यूनिट को इक्वली चांस दिया गया है सिलेक्ट होने के लिए, तो ही वो क्या है, ऐसे सैंपल्स सेलेक्ट हो पाता है जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिवर्स करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, मतलब हम कहेंगे कि जो सैंपल आप चूज़ करते हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो सारी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, और ये तभी पॉसिबल है, ऐसा सैंपल आप तभी चूज़ कर पाओगे जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो तभी पॉसिबल है अगर हर एक सैंपल यूनिट को, हर एक यूनिवर्सल के अंदर जितनी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी यूनिट्स आती है, पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट्स आती है, हर यूनिट को सिलेक्ट करने के इक्वली चांस हो। सेकेंड है इंडिपेंडेंट हो, जो भी यूनिट सेलेक्ट की गई हो उसको एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट तभी सिलेक्ट होगी जब ये यूनिट सिलेक्ट होगी, ऐसी मतलब जो यूनिट्स होती है सैंपल के अंदर आने के लिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। ठीक है जी। होमोजिनिटी, जो सैंपल्स इफ मोर देन वन सैंपल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए यूनिवर्स, these samples should be homogeneous and not be contradictory to each other, तो जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जो भी यूनिट रहती हैं वो क्या होनी चाहिए, यूनिवर्स के अंदर वो होमोजिनिटी उनके अंदर होनी चाहिए। एडवोकेसी, मतलब आप कहोगे एक नंबर ऑफ आइटम सैंपल, आप इतनी सफिशेंट इंफॉर्मेशन, इतना सफिशेंट आप सैंपल्स तो ज़रूर लोगे ताकि वो एक रिलायबल कंक्लूजन आपको ड्रॉ करके दे सके, मतलब आप इतना सैंपल तो आप ज़रूर लेंगे जो आपके यूनिवर्स की एज ए होल करेक्टरिस्टिक्स को वो कवर करता हो, मतलब सफिशेंट अमाउंट में सैंपल आपका होना चाहिए। और सैंपल्स जो भी आप सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल से, अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्स से आपने सैंपल सेलेक्ट किया है तो जो सैंपल है उनमें क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए।
ठीक है। देखो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एसेंशियल्स हैं या आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले जो सैंपल होता है वो सारे की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। सेकंड, एक यूनिट को सिलेक्ट करना ये तभी होगा जब दूसरी यूनिट को हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसा डिपेंडेंस यूनिट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। हर यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट होना होगा। ठीक है। थर्ड, होमोजेनिटी। अगर आप यूनिवर्सल हैं, आप अगर एक से ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, तो जो सैंपल्स में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होनी चाहिए। और जब भी आप कितना डाटा आप सेलेक्ट करें कि आपका जो कंक्लूजन है वो रिलायबल निकले। ठीक है जी, मतलब एक सफिशेंट अमाउंट का आप अपना सैंपल लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 लाख लोगों की स्टडी कर रहे हैं और 10 का सैंपल ले लिया, नहीं। इतना सफिशेंट तो आपका होना चाहिए कि जो आपका कंक्लूजन निकलेगा सैंपल बेसिस पे, जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल हो। थैंक यू।